आज का मेरा यह वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं खड़ा हूँ, ये देख रहे पूरा गेहूँ ये साइड में, जहाँ भी देखेंगे उधर इधर इधर हर जगह पर ये पूरा फ्लैट एरिया है, एक तरह से पूरा समतल वाला एरिया है जिसमें बार्ली और गेहूँ ये दो चीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी वो साइड में दलहन तेलहन हर चीज़ लगा हुआ है। मेरा वीडियो यह बनाने का मकसद है एक शिक्षा पर्पज़ के लिए, जो हमारे देश भारत में, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो पूरा कंजेस्टेड एरिया है, एक छोटा सा एरिया है और आबादी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर मेड़ के लिए, यानी कि जो खेतों के बीच में जो आरी होता है उस आरी के लिए मर्डर होता है। लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे तो कहीं भी आरी नहीं है। कई किलोमीटर उधर चले जाइए, कई किलोमीटर उधर चले जाइए, कहीं भी आरी नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कनाडा का आबादी का सिर्फ 1.6% लोग खेती करता है। कनाडा का आबादी का 1.6% और कनाडा की टोटल आबादी 6 करोड़ है। जबकि इंडिया के अंदर जो 23-24 और 24-25 का डाटा है, उनके अनुसार 45 या 46% लोग इंडिया का आबादी का खेती करता है। अब सोच लो कि हमारा देश एक तो छोटा है और उसके बाद भी 45% लोग खेती पर निर्भर है, और ये कनाडा है जिसका 1.6% लोग ही ओनली कृषि पर निर्भर है। हमारे देश के बड़ी तादाद में, मतलब बड़ी तादाद में नहीं है, 2021 के जनगणना के अनुसार कनाडा में 5400 विदेशी फार्मर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। अकेले इंडिया का सिर्फ 1800 फार्मर है। ये डाटा हमारा नहीं, ये डाटा कनाडा गवर्नमेंट का 2021 का सेंसस बताता है कि 1800 इंडियन यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मर है। और फार्मर का मतलब हमारे देश के जैसा नहीं होता है कि 5 एकड़ 10 एकड़ होता है। यहाँ पर शुरुआती 800 एकड़ से ज़्यादा शुरू होता है। अब 800 एकड़ से ऊपर का चालू होता है। यहाँ पर छोटे मोटे फार्मर है ही नहीं, और यहाँ पर लैंड अगर लेना भी है तो कम से कम 800, 1000, 2000 एकड़ के हिसाब से लेना है। तो अब यहाँ पर जो इंडियन मोस्ट ऑफ जो बिजनेस करता है वो ब्रिटिश कोलंबिया, सस्केचुआन, मनीटोबा और अल्बर्टा में फार्मिंग करता है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इंडियन, पाकिस्तान या बांग्लादेशी यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट PNP प्रोग्राम के तहत और कई ऐसे प्लान के तहत वीज़ा देता है फार्मर्स को, इन्वेस्टर के प्रोग्राम के तहत। उसका आगे मैं डिस्कस करूँगा, उसके क्या प्रोसीजर है, क्या प्लान है, क्या ये है। लेकिन मैं इतना बता दूँ, कनाडा के अंदर जो मेन जो फसल होते हैं उसमें गेहूं है, जौ है, ओट्स सबको मालूम है, ये जौ है, मक्का है, रई है, कैनोला हमारे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हो, सरसों की तरह ही कैनोला होता है। ये साइड ऊपर कैनोला का फार्म है। सूरजमुखी है, सोयाबीन है, मसूर है, चना है, टमाटर है, अल्फाल्फा है और घास। हर जगह आप देखते होंगे घास, गाय। तो यहाँ पर जितना भी खाली ज़मीन है वो घास के लिए और गाय के लिए है। सब्जियाँ भी होती है और फल भी होते हैं, आलू होता है, ग्रीन हाउस टमाटर, यहाँ बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा होता है। तो ग्रीन हाउस टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, सेब, चेरी, अंगूर। और मेन व्यवसाय यहाँ पशुपालन का है, जिनमें गौमांस, ये सब दूध है, ये सब का बिजनेस यहाँ पर है। तो जो भी लोग सोच रहे होंगे हमारे एशियन लोग यहाँ आने के लिए कि उनको किस तरह का गाइडेंस मिले, कैसे यहाँ पर आएँ, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से है कि छोटे छोटे ज़मीन में सब टुकड़ों में बटा हुआ ज़मीन है, एक जगह किसी के पास ज़मीन है ही नहीं, और 2-3 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन है ही नहीं। अब यहाँ पर हम ज़मीनों की जो है वो कीमत में बताता हूँ, तो हमारे यहाँ की ज़मीनों से 20 गुना सस्ता ज़मीन यहाँ पर है। अब मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ 1 एकड़ ज़मीन धान के लिए जो होता है 20 से लेकर के 24 लाख रुपये होता है। जबकि कनाडा के अंदर ये जो खेती है यह कुदरती खेती है, इसमें पानी का कोई भी सिंचाई नहीं है, ये ऑटोमेटिक बारिश होता है और उसके ऊपर होता है। ये कुदरती खेती वाला जो ज़मीन है वह $2,500 में हेक्टेयर के हिसाब से इस प्रोविंस में आपको मिलेगा, जो कुदरती खेती होता है। लेकिन जहाँ पर बड़े बड़े इरिगेशन मतलब ट्यूबवेल लगे हुए हैं
या तो जहाँ पर कैनाल है, नहर है, वहाँ पर अगर आप लोगे तो ये अल्बर्टा वगैरह में है तो उसका दाम बढ़ जाता है और डबल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर 2500 रुपये हेक्टेयर है तो वहाँ पर आपको 500 रुपये हेक्टेयर मिलेगा। जहाँ पर इरिगेशन का जो है बोरवेल है या तो फिर कैनाल है तो वहाँ पर आपको डबल हो जाएगा कीमत। अब जब यहाँ रह गया कि औसतन अगर देखें जो डाटा बता रहा है, भारत में एक आदमी के ऊपर 2.7 एकड़ ज़मीन अगर पूरा देश को बांटा जाए एक एक आदमी के ऊपर तो 2.7 एकड़ होता है। पाकिस्तान में 3 एकड़ होता है, बांग्लादेश में 1 एकड़ होता है, लेकिन कनाडा में 825 एकड़ पर व्यक्ति के ऊपर होता है। तो सोच लो यहाँ पर कितनी ज़मीनें हैं। और मुख्य रूप से जो ज़्यादा खेतियाँ जो भारत में होता है वही खेती यहाँ होता है, लेकिन कनाडा में आपको भारत के मुकाबले जितनी ज़मीनें आप 3 या 4 एकड़ ज़मीनें लेके खेती वहाँ पर कर रहे हैं, वही ज़मीन अगर बेच करके, क्योंकि भारत के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन, छोटे छोटे ज़मीनों में बढ़िया से फसल होता नहीं है और उस पर ज़्यादा कुछ खेती किया नहीं जा सकता है। साथ में गवर्नमेंट का सब्सिडी और फैसिलिटीज़ का बहुत सारा प्रॉब्लम है। वहाँ पर हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है। अब यहाँ पर कनाडा के फ़ायदे देखिए। कनाडा के अंदर फ़ायदा ये है कि सस्ता ज़मीन होगा, 10 से 15 गुना सस्ता ज़मीन है, सरकार से सीधा ऋण उपलब्ध है, बड़े पैमाने पर खेती है, आधुनिक मशीनों का उपयोग है। क्योंकि यहाँ पर अब हज़ारों एकड़ ज़मीन में खेती करेंगे तो इंसान से तो होगा नहीं, और इंसान भी अगर यहाँ पर आप लाओगे तो मिनिमम सैलरी आपको $17, एक मजदूर को $18 देना होगा। तो उस हिसाब से आपको घाटा होगा। इसके लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो जुताई, कुड़ाई, बुआई, हर तरह से दवा छींटने से लेकर पेस्टिसाइड छींटने तक का मशीनें मिलती है सस्ते दरों पे, तो गवर्नमेंट लोन देता है। यहाँ पर ठंड बहुत होता है, इसीलिए आपको 6 महीने तक ही खेती का मौका मिलता है। अब 6 महीने में एक खेती करो या दो खेती करो। शुरुआती निवेश आपको वही 3-4 करोड़ रुपया करना पड़ेगा। तो 3-4 करोड़ रुपया लेके आओगे तभी यहाँ का वीज़ा मिलता है, जो मैंने वो बताया हो। यानी कि आपको न्यूनतम इन्वेस्ट जो कनाडा में करना होगा वो $150,000 यानी कि $1.5 लाख आपको कम से कम यहाँ इन्वेस्ट करना होगा। और इसके बहुत सारे नियम है जो आपको, जिसको अगर इंटरेस्ट हो जानने के लिए कि इसका प्रोसीजर में क्या क्या करना पड़ता है, एम्बेसी का क्या क्या रूल है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये सारे डाटा हमने गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया है। साथ ही यहाँ ये जो ज़मीनें हैं, इसका जो ओनर है उसके पास जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट हमारे यहाँ आता है रिपेयर के लिए। क्योंकि मैं एक इक्विपमेंट टेक्नीशियन हूँ, हैवी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, तो फार्मर्स को यहाँ जानता हूँ। तो जब भी आता रहता हूँ यहाँ तो उनसे बात करता हूँ, तो वो लोग से कि ज़मीन की कीमत क्या है, उसमें कितना फ़ायदा या नुकसान है। तो उस तरह से जब हम बात करते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट की इतनी सब्सिडी है कि अगर आपका जो फार्मिंग है, अगर उसमें 30% से ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट पूरा भरपाई करके देता है। अब यहाँ की गवर्नमेंट सुविधाएं क्या देती है। अब एक योजना है एग्री इन्वेस्टमेंट। आप जितना जमा करेंगे उसका 1% तक सरकार मैच करती है। एग्री स्टेबिलिटी, आय अगर 30% से कम गिरने पर सरकार मदद करता है। एग्री इंश्योरेंस, मौसम, प्राकृतिक आपदा, फसल बीमा है। एडवांस पेमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट 1.5 करोड़ तक ब्याज मुक्त ऋण देता है। यानी कि 1.5 करोड़ तक सरकार ब्याज मुक्त ऋण देती है, जिनमें आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज खरीद सकते हैं। साथ ही सरकार हर साल नए नए योजनाएं लाती है, जिनमें पुराने इक्विपमेंट को बेच करके फिर नए इक्विपमेंट लेने के लिए। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट का जो कि किसान के ऊपर निर्भरता बहुत कम है, तो जाहिर है क्योंकि किसान बहुत आबादी का, पॉपुलेशन का बहुत कम लोग निर्भर है किसानी के ऊपर, तो गवर्नमेंट ज़्यादा उस पर ध्यान देती है।
आप देख रहे होंगे वो एक बड़ा सा ट्रैक्टर आ रहा है, क्योंकि अभी ये कटाई का काम चल रहा है। तो इधर सब इक्विपमेंट ही है, आपको कहीं आदमी दिखेगा नहीं। बड़े बड़े इक्विपमेंट के जरिए यहाँ पर कटाई होता है, बुआई होता है, धुनाई होता है, सब कुछ मशीनरीज के जरिए यहाँ हर काम होता है। और एक तरह से आप कहिए तो बहुत सेफ लाइफ है यहाँ पर। लड़ाई झगड़े, ज़मीन के लिए झगड़े, आरी काट दिया, पानी खोल दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टोटल देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई नहर नहीं है, कोई बोरिंग नहीं है, लेकिन गेहूं पूरा हो गया। दलहन तलहन जितने नाम हमने लिए फसल का सब हो जाता है। और कुछ एरिया है अल्बर्टा या अदर एरिया में, वहाँ पर अलग से ड्रिपिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो पूरा स्प्रेयर का सिस्टम। ये स्प्रेयर है जो यहाँ पर बोरिंग के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये लंबा सा वहाँ तक जाता है। ये कम से कम 1000 फीट से ज़्यादा एक साथ में चलता है। इसका व्हील लगा हुआ है, ये व्हील के साथ में घूमता है और ये चलता है। इसका बोरिंग इधर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में ये ज्वाइंट है। ये पूरा का पूरा टर्न होता है। ये जो के एक घास का खेती होता है, ये पूरा घास का फार्मिंग है। ये घास का पूरा फार्म है जिसका होता है, जो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। वह फैसिलिटी है, उसके अंदर स्प्रेयर लगाया जाता है जो टोटल घूम करके खेती करता है। आज का मेरा मकसद है वीडियो को कि जो लोग सुनते हैं कि कनाडा के अंदर हमारे बहुत सारे भारतीय किसान हैं, तो ऑलरेडी 1800 किसान ही हैं, लेकिन वो बड़े बड़े किसान हैं। क्योंकि छोटा किसान यहाँ आ नहीं सकता। आपको कम से कम 800 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लेना होगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं जिसके ज़रिए आप कनाडा में आ सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं और आगे का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। छोटी छोटी ज़मीनों के लिए जो हमारे जैसे कोई चोरी कर लिया, इतने तरह के आपदाओं के लिए जो हमारे देश में होते हैं, उनसे अगर बचना है और जिनको कनाडा आना चाहते हैं, और भी कोई तरह का अगर डाटा चाहिए तो मैं वह डाटा निकाल करके आपको और भी दूंगा। उसका प्रोसीजर क्या है, अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो में और बनाऊं। अगर 100 से ज़्यादा लोग अगर हमको कमेंट के जरिए ये बताएंगे कि किस चीज़ पर आपको जानकारी लेना है, तो मैं फिर से आपको टोटल डाटा के साथ में नया वीडियो विथ प्रूफ बता दूंगा। क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसमें, यह सब ऑलरेडी मैंने डाटा निकाला है इंटरनेट के जरिए और अलग अलग सोर्सेज से, और किसानों से जो हम बात करते रहते हैं उसके अनुसार से। क्योंकि खेती भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में नुकसानदेह माना जाता है। कहते हैं ना कि जितना हम लगाते हैं उतना मिलता नहीं है। अब मिलेगा क्या? 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन आपके पास है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ ज़मीन आपके पास है। कभी बारिश नहीं हो रहा है, कभी अगर बोरिंग है तो बिजली नहीं आ रही है, जानवर मर गया, जानवरों से लोग करते हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट उतनी बड़ी इंश्योरेंस नहीं देती है, क्योंकि देश की 45% आबादी किसानी में लगा हुआ है और यहाँ पर 1.6% लोग ही लगा हुआ है। कनाडा का 63 मिलियन एकड़ ज़मीन, 63 मिलियन एकड़ ज़मीन कृषि योग्य है, और उस पर कितने लोग खेती कर रहे हैं? आबादी का 1.6%। इंडिया का 163 बिलियन एकड़ खेती होता है, लेकिन उसके ऊपर निर्भर कितना है? 45% आबादी। अब आप सोच लो कि आपके हिस्से में कितना आता है, तो किसानों को क्या फ़ायदा होगा। इसलिए कनाडा और अमेरिका जैसे देश मौका देता है, जो कि इनके पास बहुत भारी ज़मीन। सुनते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान अमेरिका में, घास का मैदान कनाडा में ऑलरेडी है। मैं कनाडा में 2 साल से हूँ और ज़्यादातर मैं आधा कनाडा घूम चुका हूँ। यहाँ पर आधा से ज़्यादा ज़मीन में तो खेती होती है, और जो ज़मीन बाकी पड़े हैं उसमें गाय का खेती होता है। गाय है, भेड़ है, अलग अलग जानवरों के यहाँ पर फार्म सब बने हुए हैं। यानी कि ऑलरेडी यहाँ की ज़मीनें बड़ी अच्छी उपजाऊ है। ये ज़मीन आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। यहाँ पर ये गेहूँ मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए। ये गेहूँ नहीं है, ये बार्ली है, जौ है। इतना मस्त खेती है, ये देखिए। यहाँ पर इतना है मस्त, यहाँ की उपजाऊ ज़मीन है। यानी कि एक तरह से बारिश अभी नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ की ज़मीन देखिए कितना अच्छा ये ज़मीन है। देख रहे हैं ये गेहूं को देखिए, पक करके सब तैयार हो गया है। ये बार्ली है, गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं वो साइड में है। कितना बड़ा ये एरिया, जहाँ भी आप देखेंगे वो इसका ओनर है, क्योंकि वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ, हमको मालूम है। ये देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे हर तरफ खेती ही खेती है, खेती ही खेती है, खेती ही खेती है, हर तरफ खेती ही खेती है, खेती ही खेती है हर तरफ। मेरा यह पर्पज आज का है
कि हमारे देश में जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, एक एक एकड़ ज़मीन लेने में आप करोड़ों रुपए जो लगा रहे हैं, मत लगाइए, कुछ इंतज़ाम कीजिए। कैनेडियन एम्बेसी में जाइए, दिल्ली में आप जहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर आप प्रोसीजर पता चल जाएगा। जितने रुपये में आप भारत में 4-5 एकड़ ज़मीन लेंगे, उतनी ज़मीनों में यहाँ पर आपको 800-900 एकड़ ज़मीन मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की लोन की फैसिलिटी जो है वो तो है ही। तो यह मेरा हम अपने देश के लोगों को बताना था, क्योंकि अपने देश के ऊपर ज़्यादा बोझ तो है ही। तो बोझ को कम करने के लिए उपाय है कि जो देश बड़े बड़े देश है, जो मौका दे रहा है, वहाँ पर आना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और भी कोई जानकारी हो तो यह मेरा वीडियो रिलीज़ होने के बाद में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं सरकारी सोर्सेज से, इंटरनेट के माध्यम से, यहाँ के किसानों से भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो मैं वो किसान को एक दिन बुला लूँगा, क्योंकि जान पहचान वाला है, और उसके ज़रिए जो जानकारी आप चाहते हैं उनको मैं वीडियो के ज़रिए मैं उनसे बात करवा दूँगा। क्योंकि वो हिंदी नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन समझ में आपको आ ही जाएगा। तो हम किसानों से भी बात करना चाहते हैं तो किसानों से भी मैं बात करवा दूँगा। धन्यवाद। इस वीडियो के अंत में मैं वह सब इक्विपमेंट दिखाऊंगा जो यहाँ पर जुताई करते हैं, उसे टिलेज कहा जाता है। उसके पीछे सैकड़ों ट्रक जो है ना, वो हल का वो लगे रहते हैं, जो हल जोतने वाला है वो, और उसका जो ट्रैक्टर खींचने वाला होता है वो 300 से 350 हॉर्स पावर के होते हैं। वो जोतने वाला हो गया। फिर सीडिंग का अलग से हो गया। फिर स्प्रेयर होता है जो पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं। फिर काटने के टाइम में कंबाइन यूज होता है, जिसको कंबाइन बोलते हैं, उसके आगे हेडर लगा रहता है। आपको अगर ये बार्ली का कटिंग करना है तो अलग हेडर होता है। अगर आपको कैनोला जो राई सरसों का करना है अलग होता है, सूरजमुखी का करना है अलग होता है। हर फसल के लिए अलग से हेडर उसमें खाली इस्तेमाल होता है, पीछे जो कंबाइन है वही इस्तेमाल होता है। ये सब बड़े बड़े इक्विपमेंट जो हमारे एशियन कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा। यह चीज़ें अमेरिका और कनाडा के लोग ही ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनके दाम $1.5 मिलियन का एक इक्विपमेंट आता है। और ये सब लोन यहाँ की सरकार देती है, और बहुत ज़्यादा लोन देती है। क्योंकि आपने 1000 एकड़ अगर ज़मीन ले लिया तो 1000 एकड़ ज़मीन के लिए आपको क्या क्या नहीं लेना होगा। आपको बड़ा ट्रैक्टर लेना होगा जो 300-400 हॉर्स पावर का होगा। उसके पीछे टीलेज होगा जिसके अंदर 50 हल लगे होंगे। उसे खींचने के लिए ट्रैक्टर भी इतना पावरफुल होता है। मैं उसी का हैवी इक्विपमेंट का ही टेक्नीशियन हूँ। मैं अपने वर्कशॉप का वह सारे मशीनों का फ़ोटो इस वीडियो के बाद में मैं वह डालूँगा। आप उसको देख लीजिएगा कि किस तरह के इक्विपमेंट यहाँ के किसान यूज़ करते हैं। उसे खलियान की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ काट के खलियान ले जाते हैं, ज़रूरत नहीं। वो मशीन ऐसी है कि यहाँ से काट के आपका दाना अलग निकाल देगा, भूसा अलग निकाल देगा, और उस दाने को फिर एक बड़े ट्रेलर में डाल देगा, और वो एकदम फ्रेश होकर ताज़ा दाना आपके घर में पहुँच जाएगा। उसके लिए कोई खलियान की ज़रूरत नहीं है, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है। वह हो जाने के बाद में, यहाँ से तैयारी हो जाने के बाद में, आप यह देख सकते हैं वो जो दिख रहा है ना, बड़े बड़े गोल 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 पीपा दिख रहा है ना, उस पीपे में जब दाना यहाँ से जाता है ट्रैक्टर के जरिए, तो वो पीपे में डालने के लिए एक औगर लगा रहता है, वो जो दिख रहे हैं। मैं वह भी वीडियो आपको डाल दूंगा, देख लीजिएगा कि यहाँ पर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े एल्युमिनियम के टैंक। यही वो टंकी है जो दाने को रिजर्व किया जाता है, दाने को रिजर्व करने के लिए। उसके बाद में आपको जो ये दिख रहे हैं मशीनें, ये टैंक के पास में आपको दिखेंगे मशीनें। ये मशीनें लेना पड़ता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये दिखेंगे, देखो ये मशीनें सारे किसानों के लिए ही है। ये ज़मीन में सीडिंग करता है, ये सीडर मशीन है। जो टंकी दिख रहा है इसमें दाना रखा रहता है, और वो सीडिंग का काम के जरिए उन्हें वहाँ से जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जो खरीदते हैं, वो वहाँ से उठा करके लेके जाते हैं। फिर ट्रेन के जरिए, जहाज़ के जरिए पूरे दुनिया को सेल किए जाते हैं। यह एक पूरा सिस्टम यहाँ काम करता है। किसानों को बेचने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आपको स्टोर करना है। फिर ट्रांसपोर्ट वाला जो लोग उनका बिजनेस करता है दाने का, इनका सेल और सप्लाई का, वो लोग खुद आपसे लेकर के जाएंगे। किसानों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे देश की तरह यहाँ मंडी नहीं लगता, यहाँ बाज़ार नहीं लगता, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल पे तुरंत हो जाता है। बड़ा सिस्टमेटिक यह देश है। बहुत
यहाँ पर कोर्ट में कोई मामला ज़्यादा चलता नहीं है इंडिया के